बैंगलोर में मेरे घर तक ये खबर पहुंची कि संगम नाम की जगह के आसपास एक तेंदुआ, जिसे भारत में आम तौर पर पैंथर कहा जाता है, लोगों को मार रहा था। संगम बैंगलोर शहर से लगभग 70 मील से थोड़ा ज्यादा दक्षिण में स्थित है। दक्षिण भारत में इंसानों को खाने वाले तेंदुए बहुत कम पाए जाते हैं। इसका एक कारण यह है कि यहाँ के जंगल उत्तर भारत की तरह ना तो बहुत बड़े हैं और न ही लगातार फैले हुए पहाड़ी इलाकों में हैं, खासकर हिमालय की विशाल पर्वत श्रृंखला की तलहटी की तरह। इसका एक अपवाद पश्चिमी घाट है, जो लगभग 400 मील तक फैले हुए हैं और जिनकी एवरेज चौड़ाई 10 से 15 मील है। ये इलाके लगभग पूरी तरह जंगलों से ढके हुए हैं। इसके अलावा बाकी जंगल छोटे छोटे हिस्सों में हैं और चारों तरफ खेती से घिरे हुए हैं। इस वजह से मांसाहारी जानवर, खासकर तेंदुए, इंसानों के बजाय मवेशियों और बकरियों पर निर्भर रहते हैं, जो इस इलाके में बहुत अधिक संख्या में पाए जाते हैं। इसके अलावा वे गांवों के आवारा कुत्तों को भी शिकार बनाते हैं, जिन्हें स्थानीय भाषा में पाई डॉग कहा जाता है। ये कुत्ते आम बंदरों की तरह इस इलाके के लिए एक बड़ी परेशानी है। रेबीज का टीका आने से पहले हर साल बहुत से लोग पागल कुत्तों के काटने से होने वाले संक्रमण के कारण मर जाते थे, क्योंकि ये आवारा कुत्ते खासकर गर्मी के मौसम में अक्सर रेबीज से ग्रस्त हो जाते हैं। बंदर भी हमेशा से एक बड़ी समस्या रहे हैं और फसलों व फलों के पेड़ों को बहुत नुकसान पहुंचाते हैं। बंदर का भारतीयों के लिए धार्मिक महत्व है, इसलिए उन्हें नुकसान पहुंचाने का लोग कड़ा विरोध करते हैं। ऐसे में तेंदुए कम से कम इन आवारा कुत्तों और बंदरों को नियंत्रित करके देश के लिए एक तरह से बहुत उपयोगी काम करते हैं। जिन पश्चिमी घाटों की मैंने अभी बात की है, वहां वर्षा बहुत अधिक होती है। कई जगहों पर यह साल में 100 इंच से भी ज्यादा होती है। ये इलाका घने बांस, लंबी घास और मोटे सदाबहार जंगलों से भरा हुआ है। ऐसे वातावरण में मच्छरों, झोंकों, मक्खियों और दूसरे छोटे छोटे हानिकारक जीवों की भरमार रहती है। तेंदुओं को ज्यादा पानी पसंद नहीं होता और वे इन कीट पतंगों से तो बिल्कुल ही नफरत करते हैं। इसलिए जहां उन्हें बिना किसी रोक टोक के बढ़ने का सबसे ज्यादा मौका मिल सकता था, वहीं वे बहुत कम पाए जाते हैं। इस तरह प्रकृति के संतुलन के कारण दक्षिण भारत के बाकी जंगलों में पाए जाने वाले तेंदुओं को आम तौर पर खाने की कोई कमी नहीं होती है और वह किसी तरह इंसान को खाने की बुरी आदत नहीं डालते। इसका एक जाना माना अपवाद गुमालापुर का तेंदुआ था, जिसकी कहानी मैंने आपको पहले बताई है। उस मामले में कुछ खास परिस्थितियां थी, जिनकी वजह से वह इंसानों को खाने लगा था। बैंगलोर में हमें अक्सर ये खबरें सुनने को मिलती थीं कि तेंदुओं और बाघों ने लोगों पर हमला किया है, लेकिन ज्यादातर मामलों में तेंदुओं के हमले ज्यादा होते थे। फिर भी इन अफवाहों पर कोई खास ध्यान नहीं दिया जाता था, क्योंकि मौके पर की गई जांच से हर बार वही कहानी सामने आती थी। आम तौर पर कोई गांव वाला अपनी पुरानी बंदूक से या कोई अनुभवहीन शिकारी तेंदुए पर गोली चला देता था और बस उसे घायल कर पाता था। इसके बाद जंगल की समझ न होने के कारण वह उसका झाड़ियों और चट्टानों के बीच में पीछा करता और बदले में खुद तेंदुए के हमले का शिकार हो जाता था, कई बार बहुत बुरी तरह से। पुराने समय में ऐसे हमलों के 75% से भी ज्यादा मामलों में लोगों की मौत सेप्टिसीमिया यानी ब्लड पॉइजनिंग के कारण हो जाती थी। दवाइयों के आने के बाद ये आंकड़ा घटकर 10% से भी कम रह गया था। इसी वजह से जब ऐसी खबरें आती थीं तो कोई ज्यादा ध्यान नहीं देता था। आखिर क्यों देता? लोगों के पास और भी काम होते थे। ऊपर से भारत में अफवाहें अक्सर बहुत बढ़ा चढ़ा कर फैलाई जाती हैं। एक हल्की सी खरोंच को गंभीर हमला बना दिया जाता है और हमले को हत्या बताया जाता है। अगर सच में किसी की मौत हो जाए तो अखबारों में उसे कई हत्याओं के रूप में छापा जाता है। इसलिए जब मैंने सुना कि संगम में एक तेंदुए ने पहले एक महिला को मार डाला था और बाद में एक बच्चे को मारकर खा गया था, तो मुझे इस पर भरोसा नहीं हुआ। लेकिन फिर उस तेंदुए ने तीसरी और चौथी बार भी हत्या कर दी। तब जाकर प्रेस को इस खबर का पता चला और ये समाचार अखबारों के पहले पन्नों की सुर्खी बन गया। बैंगलोर, मैसूर और मद्रास से कई शिकारी उस जानवर की तलाश में निकल पड़े थे,
लेकिन पूरे 1 महीने तक तेंदुए ने किसी को नहीं मारा। इसी दौरान एक शिकारी ने एक तेंदुए को गोली मार दी थी। इसके बाद जब इंसानों पर हमले रुक गए, तो सबको लगने लगा कि शायद वही आदमखोर तेंदुआ मारा गया था। इसी सोच के साथ सभी शिकारी वापस शहर लौट गए। लेकिन कुछ समय बाद तेंदुए ने फिर एक व्यक्ति को मार डाला। हालांकि वह उसे खा नहीं पाया। ये आदमी एक झोपड़ी में सो रहा था, जहां उसके साथ 4 देसी कुत्ते थे। वह इन्हीं कुत्तों के साथ खरगोश और कभी-कभी हिरण का शिकार किया करता था। झोपड़ी के दरवाजे पर कांटों की बाड़ लगी हुई थी। छत ढीली ढाली जिंक की शीट से बनी थी और दीवारें जमीन में गड़े लकड़ी के खंभों से, जिनके बीच की खाली जगहों को कांटों से भर दिया गया था। तेंदुआ रात में आया और अपने पंजों से दरवाजे के किनारे लगे खंभे और कांटों की बाड़ के बीच से उसने अपना रास्ता बना लिया। कुत्ते डर के मारे जोर जोर से भौंकने और रोने लगे और एक तरफ सिमट गए। तभी आदमी की नींद खुली होगी। तेंदुआ झोपड़ी के अंदर घुसा। कुत्ते आसपास में सटकर खड़े रहे, लेकिन उन्होंने कुछ भी नहीं किया। तेंदुआ उनके पास से चलता हुआ आदमी तक पहुंचा और उसके गले को पकड़ लिया। आदमी ने सिर्फ एक तेज दर्द भरी चीख निकाली और उसकी वहीं मौत हो गई। पास की झोपड़ी में रहने वाले लोग शेड के अंदर कुत्तों के भौंकने और गुर्राने की आवाजों से जाग गए थे। वे समझ नहीं पा रहे थे कि क्या हो रहा था, लेकिन डर के मारे कोई भी बाहर जाकर देखने की हिम्मत नहीं कर सका। इसके बाद तेंदुए ने उसी रास्ते से, जिससे वह अंदर घुसा था, उसने शव को बाहर घसीटने की कोशिश की। लेकिन वह जगह इतनी बड़ी नहीं थी, इसलिए तेंदुआ खुद बाहर निकल आया और आदमी को घसीटने लगा। तभी शव कांटों में उलझ गया और वहीं फंस गया। तेंदुए ने जोर लगाकर खींचा, जिससे कांटों की बाड़ हिल गई और अचानक गिरकर तेंदुए के ऊपर आ गिरी। ये उसे बहुत डरा गया था, इसलिए वह वहां से भाग गया और शव कांटों में ही फंसा रह गया। तेंदुए की इस कोशिश से पैदा हुई लगातार आवाजों ने आखिरकार पास की झोपड़ी में मौजूद लोगों को और ज्यादा डरा दिया, जो इतने समय से सांस रोके सब सुन रहे थे। वे चिल्लाने लगे और दूसरे गांव वालों को जगा दिया। काफी देर बाद कुछ साहसी लोग लालटेन लेकर, बंदूकें, डंडे और लाठियां हाथ में लिए बाहर निकले। उन्हें वहां आदमी की लाश तो मिल गई, लेकिन तेंदुआ नहीं मिला। अब पूरे इलाके में फिर से दहशत फैल गई थी। गांव के पटेल यानी मुखिया खास तौर पर यह खबर देने के लिए बैंगलोर मेरे पास आए। उस समय मुझे 2 दिन की कैजुअल लीव मिल सकती थी और रविवार जोड़कर कुल 3 दिन हो जाते थे। इसलिए मैंने उनके साथ जाने और उन 3 दिनों में तेंदुए को मारने की कोशिश करने पर सहमति दे दी। संगम जाने वाली सड़क बैंगलोर से 36 मील दूर कंकनहली कस्बे से होकर गुजरती थी। वहां से सड़क कावेरी नदी की तलहटी की ओर तेजी से नीचे उतरने लगती थी। आखिरी 10 मील का रास्ता बेहद खराब था। मेरी स्टड ब्रेकर गाड़ी ऐसे झटके खा रही थी मानो जैसे इस बदसलूकी का विरोध कर रही हो। तेज ढलानों पर बने तीखे मोड़ और बहुत ज्यादा घुमावदार हेयरपिन बेंड साफ बता रहे थे कि मंजिल अब पास थी। इन मोड़ों पर लगे माइलस्टोन्स और फरलॉन्ग स्लैब्स को काले रंग से रंगा गया था, ताकि जंगली हाथी उन्हें उखाड़ ना फेंके, क्योंकि हाथियों को सफेद रंग से खास चिढ़ होती है। कुछ ही देर बाद, बेहद थकाने वाली लेकिन छोटी यात्रा के बाद, मैं एक छोटे से मुसाफिर खाने यानी ट्रैवलर्स बंगले पहुंच गया। संगम शब्द का मतलब होता है मिलन, और ये नाम बिल्कुल सही था, क्योंकि यही वह जगह थी जहां कावेरी नदी अपनी सहायक नदी अक्रावती से मिलती थी। अक्रावती नदी बैंगलोर के उत्तर में अपने सौत्र से निकलकर लगभग सीधी रेखा में दक्षिण की ओर बहती है। यहाँ कावेरी नदी पश्चिम से पूर्व की ओर बहती है और संगम उसके उत्तरी किनारे पर मैसूर राज्य की सीमा में स्थित है। कावेरी नदी का दक्षिणी किनारा उत्तर कोयम्बटूर जिले कोलेगल वन प्रभाग के जंगलों में आता है। संगम से लगभग 13 मील पूर्व में मैसूर राज्य की सीमा समाप्त हो जाती है और उसके आगे सेलम जिला शुरू हो जाता है, जो आगे चलकर नदी के उत्तरी किनारे पर फैला है, जबकि दक्षिणी किनारे पर उत्तर कोयम्बटूर जिला बना रहता है। उत्तर कोयम्बटूर और सेलम दोनों जिले उस समय मद्रास प्रेसिडेंसी का हिस्सा थे। संगम एक बहुत ही सुंदर और घने पेड़ों से घिरी जगह है। सामान्य दिनों में यहाँ बढ़िया मछली पकड़ने का आनंद मिलता है। नदी के किनारे फैले रेतीले टापुओं और चट्टानों के बीच मगरमच्छ भी दिखाई देते हैं। जंगल के मैसूर वाले हिस्से में चीतल, सांबर, बाकिंग डियर, जंगली सुअर, तरह तरह के पक्षी और कभी कभी भालू
तेंदुआ या बाघ भी मिल जाते हैं। हाथी अक्सर कोयम्बटूर वाले किनारे से नदी पार करके इधर आ जाते हैं। नदी की दक्षिणी किनारे यानी कोयम्बटूर के जंगलों में ये सभी जानवर और भी ज्यादा संख्या में पाए जाते हैं। इसके अलावा यहाँ गौर के कई बड़े और मजबूत झुंड भी रहते हैं। खास तौर पर हाथी और भालू यहाँ बहुत अधिक संख्या में हैं। नदी के किनारे बने बंगले के पास खड़े बड़े बड़े मुट्टी के पेड़ों के नीचे गाड़ी खड़ी करने के बाद मैं उस छोटे से गांव की ओर गया जहां हाल ही में एक कुत्तों की देखभाल करने वाले व्यक्ति की मौत हो गई थी। मैंने खुद उस जगह को देखा और पड़ोसियों से पूरी घटना के बारे में विस्तार से सुना। उन्होंने बताया कि उस दिन उन्होंने सब कुछ सुना था, लेकिन बेचारे आदमी की मदद के लिए कोई आगे नहीं आया। मुखिया भी, जो मेरे साथ लौट कर आया था, इस बातचीत में शामिल हो गया और बातें करता रहा। काफी पूछताछ और दोबारा सवाल करने के बाद यह साफ हो गया कि इस तेंदुए को पकड़ना बेहद मुश्किल होने वाला था। नदी के उत्तरी किनारे पर उसके पास घूमने के लिए बहुत बड़ा जंगल था, और इसके अलावा दक्षिणी यानी कोयम्बटूर की तरफ भी कई वर्ग मील में फैला जंगल मौजूद था। हालांकि कोयम्बटूर वाला हिस्सा लगभग नजरअंदाज किया जा सकता था, क्योंकि तेंदुए आमतौर पर बाघों की तरह बड़ी नदियां तैरकर पार करना पसंद नहीं करते, भले ही मजबूरी में वे तैर सकते हैं। सबसे पहला और शायद एकमात्र उपाय चारा बांधना था। मुखिया की मदद से मैंने 5 बड़े बैल के बछड़े खरीदे। पहला बछड़ा बंगले से लगभग आधा मील पश्चिम में और नदी के किनारे से भी उतनी ही दूरी पर बांधा गया। दूसरा बछड़ा नदी के समांतर एक सीध में पहले से 1 मील और पश्चिम की ओर बांधा गया। तीसरा बछड़ा दूसरे से भी 1 मील आगे पश्चिम में रखा गया। चौथा बछड़ा आकरवर्ती नदी की सहायक धारा के पार बंगले से लगभग आधा मील पूर्व में और कावेरी नदी से भी उतनी ही दूरी पर बांधा गया। पांचवा बछड़ा चौथे चारे से 1 मील और पूर्व की ओर रखा गया। इस तरह पांचों चारे नदी के किनारे किनारे लगभग सीधी लाइन में लगाए गए, जो नदी से लगभग आधा मील अंदर थे। सबसे पश्चिमी और सबसे पूर्वी चारे के बीच लगभग 4 मील की दूरी थी। जब मैं वापस बंगले पहुंचा तब तक सूरज डूब चुका था। ठंडा खाना खाकर मेरी भूख शांत हुई। ये खाना बंगले के छोटे से बरामदे में खाया गया और उसके साथ 2 गर्म चाय के मग पिए गए। इसके बाद मैंने अपनी पाइप सुलगाई और दीवार से पीठ लगाकर बैठ गया। रात बहुत अंधेरी और काफी बादलों से घिरी हुई थी। जो थोड़े बहुत तारे बादलों के बीच कभी कभी दिखाई दे रहे थे, वे रात में निगरानी करने के लिए पर्याप्त नहीं थे। इसलिए मैं अंदर चला गया और सो गया। अगली सुबह बहुत जल्दी हम चारे देखने गए। सभी बछड़े सुरक्षित और जिंदा थे। मैं उसी सड़क पर आगे बढ़ा जिस रास्ते से मैं पिछले दिन आया था, जहां घुमावदार मोड़ और घाट का रास्ता ऊपर की ओर जाता था। वहां तेंदुए के पैरों के निशान कहीं नहीं दिखाई दिए। रात के दौरान चीतलों का एक झुंड और 3 सांभर अलग अलग जगहों पर सड़क पार कर चुके थे, लेकिन इनके अलावा कोई और जानवर वहां से नहीं गुजरा था। बंगले लौटते समय सड़क से वापस आने के बजाय मैं पहाड़ी से नीचे जंगल के बीच से होकर उतरा और आक्रवर्ती नदी के सूखे पाट में पहुंच गया। वहां से मैं दक्षिण की ओर मुड़ा और रेत पर चलते हुए किसी जानवर के पंजों के निशान खोजने लगा, लेकिन वहां भी कोई निशान नहीं मिले। वही चीतलों का झुंड जो सड़क पार कर चुका था, रेत पर से भी गुजर चुका था। कुछ दूरी आगे चलकर मैं अपने चौथे चारे के पास पहुंचा और फिर उस जगह आया जहां आक्रवर्ती नदी कावेरी में मिलती है। मेरे पास मौजूद 3 दिनों में से अब 1.5 दिन बीत चुके थे, लेकिन मुझे तेंदुए के पैरों के निशान तक नहीं मिले थे। हालात बिल्कुल निराशाजनक लगने लगे थे। दोपहर के भोजन के बाद मैंने कावेरी नदी के किनारे किनारे पूर्व दिशा में बहाव की ओर नीचे की तरफ लगभग 3.5 मील तक पैदल चलने का फैसला किया। वहां एक गहरी घाटी थी जहां नदी सिकुड़कर लगभग 20 फीट चौड़ी रह जाती है। इस जगह पर नदी जोर से गरजती हुई एक संकरे दर्रे से होकर बहती है, जिसे मैके ढाट कहा जाता है। कन्नड़ भाषा में इस नाम का अर्थ है बकरी की छलांग। लोक कथा के अनुसार बहुत साल पहले कोयम्बटूर की ओर से जंगली कुत्तों द्वारा पीछा की जा रही एक जंगली भेड़ नदी के किनारे पहुंच गई थी और अपनी जान बचाने के लिए 20 फीट चौड़ी इस नदी को एक ही छलांग में पार कर मैसूर की ओर पहुंच गई थी। यहाँ उफनते हुए पानी की जोरदार गर्जना में बाकी सभी आवाजें दब जाती हैं। संकरे रास्ते से टकराता हुआ पानी इतना शोर करता है कि आदमी पूरी ताकत से चिल्लाए तब भी अपनी ही आवाज मुश्किल से सुन पाता है।
मैं चट्टानों के किनारे बैठकर उस बेचैन, तेजी से बहती नदी को देखता रहा। करीब 100 गज नीचे, जहां पानी फिर से शांत हो गया था, कभी कभी कोई मछली पानी से बाहर उछल जाती थी, मानो जीवन की खुशी और उत्साह दिखा रही हो। साफ नीले आसमान में एक मछलीमार बाज गोल गोल चक्कर लगा रहा था। कुछ देर बाद मैं उठा और वापस बंगले की ओर लौट गया। अब तक मुझे किसी भी तेंदुए के पैरों के निशान नहीं मिले थे। रात बिल्कुल साफ थी, चांद नहीं था, लेकिन पिछली रात जैसे बादल भी नहीं थे, और तारों की रोशनी जंगल में इतनी थी कि कुछ गज तक साफ दिखा जा सकता था। बंगले का चौकीदार एक पाई डॉग रखता था। भारत में आवारा नस्ल के कुत्तों को यही कहा जाता है। अपनी आदत के खिलाफ और सिर्फ इसलिए कि समय बहुत कम था, मैंने उससे आधी रात तक के लिए वह कुत्ता मांग लिया। पहले तो वह मना करता रहा, लेकिन जैसे ही मैंने उसे 3 रुपए दिए, वह मान गया। उस दिन सड़क पर चलते समय मैंने उसके किनारे लगभग 1 मील दूर एक चट्टान देखी थी। मैं कुत्ते को साथ ले गया, उसे चट्टान के नीचे बांध दिया और सड़क पर आगे बढ़ गया। कुत्ते की नजर से ओझल होते ही मैं दाईं ओर मुड़ा और जंगल में घुसकर चट्टान के दूसरी तरफ से वापस आ गया। चुपचाप मैं चट्टान पर चढ़ा और उसकी चोटी पर पेट के बल लेट गया। दिन भर की धूप पड़ने से चट्टान अभी भी गर्म थी। खुद को अकेला महसूस कर कुत्ता तभी भौंकने लगा, कभी रोने लगता और कभी जोर जोर से हाउ हाउ करने लगा। कुत्ते बहुत समझदार होते हैं, इसलिए उन्हें चारे के रूप में बांधना ठीक नहीं है। गाय बकरी की तरह नहीं, कुत्ते खतरे को तुरंत भांप लेते हैं। मैंने एक ऐसे कुत्ते को देखा है जिसे तेंदुए के लिए चारा बनाकर बांधा गया था। हालांकि उसे कोई नुकसान नहीं पहुंचा, फिर भी वह इतना डर गया था कि अगले ही दिन बीमार पड़ गया और 1 हफ्ते के भीतर मर गया था। मैं चट्टान की चोटी से देखता रहा। लगभग 1 घंटा बीत गया। तभी अचानक एक धुंधली आकृति सड़क पर तेजी से नीचे की ओर आती हुई दिखाई दी। वह कुत्ते से करीब 10 फीट दूर आकर रुक गई। क्या ये तेंदुआ हो सकता था? तारे बस इतनी रोशनी दे रहे थे कि पूरा अंधेरा ना हो, उससे ज्यादा नहीं। मैं बस इतना देख पाया कि वह आकृति कुत्ते की ओर देख रही थी। कुत्ता घुसपैठिए की तरफ मुड़ते ही गुस्से से गुर्राने लगा। मुझे यकीन हो गया कि यह तेंदुआ ही होगा, और मैंने अपनी राइफल उसी दिशा में साध ली, टॉर्च का स्विच दबाने की तैयारी करते हुए, जो नल्ली के साथ बंधी हुई थी। हा हा हा, घुसपैठिए ने कहा। उसके बाद एक तिरस्कार पूर्ण लेकिन जोरदार आवाज आई। ये एक हाइना था, यानी लकड़बग्गा। दक्षिण भारत का आम धारीदार लकड़बग्गा। कुत्ते ने और भी जोर से गुर्राया, फिर पागलों की तरह भौंकना शुरू कर दिया। अब एक मजेदार नाटक शुरू हुआ, जैसा कि रात में जंगल में रहने वालों को कभी कभी देखने का मौका मिलता है। लकड़बग्गा सड़क से बाहर झाड़ियों में बोलता हुआ भागा। कुत्ते ने उस आवाज की तरफ मुख किया और जोर से भौंकने लगा। लकड़बग्गा सड़क पर फिर से दिखाई दिया, कुत्ते के आगे, लेकिन उसे देखते हुए। आवाज करने लगा। अपने अफ्रीकी रिश्तेदारों जैसे धब्बेदार और भूरे हाइना के विपरीत, भारतीय हाइना आमतौर पर शांत रहने वाला जानवर होता है। यह अकेला शिकार करता है या अधिकतम जोड़ी में चलता है। धब्बेदार लकड़बग्गा झुंड में चलते हैं, यानी स्पॉटेड हाइना। आमतौर पर सभी हाइना डरपोक होते हैं, हालांकि उनके आकार के हिसाब से वे बहुत मजबूत होते हैं और उनके जबड़े बेहद ताकतवर होते हैं, जो आसानी से किसी आदमी की बाह को हड्डी समेत काट सकते हैं। कभी कभी वे असाधारण साहस दिखाते हैं, और मैंने इसका एक उदाहरण देखा था। मैं एक तेंदुए के शिकार के पास बैठा था। उसका मालिक वहां आया और खाने लगा। मैंने गोली नहीं चलाई क्योंकि मैं तेंदुए का लिंग जानना चाहता था, इससे पहले कि उसे मारूं। ऐसा इसलिए कि मुझे बताया गया था कि इलाके में एक नर और एक मादा तेंदुआ रहते हैं, और मादा अपने दो लगभग 6 महीने के बच्चों के साथ रहती है। मैं सुनिश्चित करना चाहता था कि मैं मां को गोली ना मार दूं। जब मैं हिचकिचा रहा था, एक लक्कड़बग्गा वहां आ गया, और उसकी उपस्थिति उस दिन बहुत नाटकीय थी। वह जैसे किसी अज्ञात स्थान से आया हो, और मुझे उसकी उपस्थिति का पता तब चला जब वह साहसपूर्वक तेंदुए के पास आया और अजीब आवाजों का मिश्रण निकालने लगा। तेंदुआ अपने शिकार पर फैला हुआ आग भरी आंखों से उसकी ओर घूरा और गुस्से में गुर्राया। लकड़बग्गा 5 फीट की दूरी पर आया, तेंदुए के पंजे की पहुंच से बस बाहर, और ऐसा भयानक शोर मचाया कि ऐसा लगा जैसे नरक के राक्षसों का समूह वहां हो। तेंदुए ने अपनी आवाज और बढ़ा दी और हर थोड़े थोड़े समय पर लकड़बग्गे पर पंजे से वार करने की कोशिश की।
लकड़बग्गा बस पीछे झूलता रहा, हर वार से बाहर रहते हुए। फिर थोड़ी सी तेजी से आगे बढ़ता और धीरे धीरे तेंदुए के पीछे की ओर घूमता। शुरुआत में तेंदुआ भी उसी तरह घूमता रहा ताकि उस पर नजर रख सके, और अपने पंजों से छोटे छोटे वार और थप्पड़ मारते हुए और जोर से गुर्राता रहा। लेकिन लकड़बग्गा हमेशा पहुंच से बाहर लगातार हंसता, तिरस्कार करता, गड़गड़ाता और बिना थके आवाज निकलता रहा। डर कर, या शायद सिर्फ उसे बेतुके शोर से घृणा करते हुए, तेंदुए ने आखिरकार अपने शिकार से उठकर धीरे धीरे पीछे मुड़ते हुए कई बार लक्कड़बग्गे की ओर देखा और धीरे धीरे दूर चला गया। लक्कड़बग्गा अपनी अजीब सी आवाज जारी रखता जब तक तेंदुआ झाड़ियों में गायब नहीं हो गया था। फिर वह खुद अपने शिकार पर झपट पड़ा, पूरी उत्सुकता और निश्चित रूप से पूरी तरह हकदार उत्साह के साथ। लेकिन जिस लक्कड़बग्गे को मैं चट्टान से देख रहा था, वह निश्चित रूप से उस पाइडॉग आवारा कुत्ते से थोड़ा डर रहा था। अक्सर वह सड़क के किसी एक तरफ गायब हो जाता, फिर सूखी पत्तियों में टप टप की आवाज आती जब वह यहाँ वहां दौड़कर लौटता, और हर जगह दिखाई देता और कभी कभी मजेदार आवाजें निकालता रहता। इन दोनों अनुभवों से मैंने ये सबक सीखा कि लक्कड़बग्गा अपने लगातार बेतुके शोर से अपने विरोधियों को डराने की कोशिश करते हैं। पहले वाले लक्कड़बग्गे ने तेंदुए को उसके शिकार से भगा दिया था, जबकि ये वाला कुत्ते को डराने की कोशिश कर रहा था, शायद सिर्फ उसे सड़क से या झाड़ियों में हटा देने के लिए, ताकि वह उस पर आसानी से झपट सके। लेकिन कुत्ता बंधा हुआ था और इसलिए हिल नहीं सकता था, जो लक्कड़बग्गे को समझ में नहीं आया। इस तरह 1 घंटा बीत गया और अब ये मुझे मजेदार नहीं लग रहा था। मुझे समझ में आ गया कि लक्कड़बग्गे का ये शोर आसपास किसी भी तेंदुए, चाहे वो मानव हत्यारा हो या कोई अन्य, को भगा देगा। तो मैंने सड़क पर पड़ा एक छोटा पत्थर उठाया और लक्कड़बग्गे की तरफ फेंका। मेरा निशाना चूक गया और पत्थर सड़क की कड़ी सतह पर धड़ाम से पड़ा। लक्कड़बग्गा झिझकते हुए कूद गया और झाड़ियों में भाग गया, जबकि कुत्ता भौंकना बंद करके करहाने लगा। मैंने सोचा कि मैंने लक्कड़बग्गे को वहां से भगा दिया था। शायद 15 मिनट बाद मैंने फिर से पत्तियों में टप टप की आवाज सुनी, और थोड़ी ही देर बाद लक्कड़बग्गे की अजीब आवाजें भी आईं। कुत्ता भौंकने और गुर्राने लगा। मैंने उस पर एक और पत्थर फेंका। वह रुक गया, लेकिन 10 मिनट बाद फिर से शोर करने लगा। फिर एक पत्थर और, फिर एक मौन। उसके बाद नई शुरुआत हुई। लगभग 5वीं बार पत्थर फेंकने के बाद ही लक्कड़बग्गे को लगा कि यह जगह किसी तरह से असुरक्षित हो गई है, और आखिरी बार आह आह ची छी कहकर वह वहां से चला गया। अब 10 बजे से भी ज्यादा का समय हो चुका था। मेरी घड़ी में आधी रात से 5 मिनट पहले का समय था जब मैंने इंसानों की आवाजें सुनी। थोड़ी ही देर बाद मैंने दो लालटेन की झिलमिलाती रोशनी देखी, जो उस दूरी से कई लोगों के चलते हुए पैरों को रोशन कर रही थी। कुत्ते ने उन्हें देखा और करहाना बंद कर दिया। जब वह समूह कुत्ते के पास पहुंचा तो मैंने गिन कर देखा कि 11 आदमी थे, जिनमें से दो लालटेन ले जा रहे थे और सभी सिवाय एक के किसी न किसी प्रकार की छड़ें या लाठी ले जा रहे थे। एक व्यक्ति जो अलग था, उसके पास माचिस खुला बंदूक थी। स्पष्ट था कि वह मुझे खोजने आए थे। मैंने उनकी आवाज का जवाब दिया और चट्टान से नीचे उतर आया। फिर उन लोगों ने मुझे बताया कि लगभग 1 घंटे पहले तेंदुआ उसी गांव की एक झोपड़ी में घुस आया था, जहां उस आदमी पर हमला हुआ था जिसके पास कुत्ते थे। वह झोपड़ी की छप्पड़ की दीवार में सेंध लगाकर अंदर घुस आया और 5 सो रहे लोगों में से एक, लगभग 25 साल की एक महिला को पकड़ लिया। महिला ने जोर जोर से चीख मारी जब उसे खींचा जा रहा था, जिससे कमरे में सो रहे बाकी 4 लोग जाग गए, जो उसकी माँ, पिता और 2 भाई थे।